बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात ख़त्म की थी कि अगर एक कायरल कार्बन हो तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे हमने लैक्टिक एसिड की बात की कि लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन है तो उसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। और जैसे मैंने बात की थी कि जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, यानी जब आप इसको इस स्ट्रक्चर को उठाकर इसके ऊपर रखें और मूव करेंगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकेगा, यानी इसके ऊपर बिल्कुल मैच नहीं होगा। इसलिए उसने लिखा है, बार बार लिखा है मिसमैच। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर दूसरे से मुख्तलिफ है, या एक ऑप्टिकल आइसोमर दूसरे से मुख्तलिफ है, या प्लस ऑप्टिकल आइसोमर माइनस से मुख्तलिफ है। तो ये बुनियादी वजह होती है कि एक ऑप्टिकल आइसोमर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और अच्छा, अब यहाँ पर जैसे अगला टॉपिक है रीजन फॉर हैंडेडनेस इन मॉलिक्यूल कायरलिटी। कायरलिटी होती क्यों है? जैसे कि आपने कहा कि जब कायरल कार्बन आता है तो कायरल कार्बन होने से उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बुनियादी चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ख़त्म हो जाए तो फिर उसके अंदर ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं हैंडेडनेस। हैंडेडनेस पैदा हो जाती है या कायरलिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे इसको देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये एक और एग्जांपल दी गई है कि जैसे यहाँ पर आप देखें कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की एक चेन है। 10 कार्बन की चेन में ये जो ब्लैक कलर में कार्बन शो किया गया है, इसके ऊपर एक ब्रोमीन एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन मुख्तलिफ हो गया ब्रोमीन से। और इस तरफ देखें तो 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है, और उस तरफ देखें तो 5। तो अगर हम इसको नाम दें तो 5 ब्रोमोडिकेन इसका, यानी IUPAC में नेम है 5 ब्रोमोडिकेन। अब उसने लिखा है ये कायरल है। कायरल किस तरह से है कि इसमें ये वाला जो कार्बन है इसमें चार मुख्तलिफ ग्रुप है। एक पे एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक ब्यूटाइल है और एक पेंटाइल है। तो वही जो हम बात करते हुए आ रहे थे कि जब एक कार्बन जिस पर चार मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाएं तो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स आने की वजह से वो कार्बन कायरल हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो फिर वो कायरल नहीं होता। याद रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो कायरल नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे आपके सामने बीकर की एग्जांपल है। अगर आप बीकर को इमेजिनरी तौर पे यहाँ से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यहाँ से आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज बन जाता है। इसी तरह जैसे स्पून है, अगर आप स्पून को बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर हम हाथ की मिसाल लें, हाथ को अगर हम कहीं से भी इधर से दो हिस्सों में डिवाइड करें या यहाँ से डिवाइड करें तो ये इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता। तो हम कहेंगे कि हैंड जो है इसके अंदर, हाथ जो है, हाथ एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसीलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की मिरर इमेज है। बहुत सादा सी एग्जांपल है और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट हैंड की मिरर इमेज है। और चूंकि हमारे हाथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी हमारा हाथ जो है वो इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे उसने प्लेन से गुजारा है कि ये जो एक प्लेन है, अगर हम इसको यहाँ से गुजार दें तो यहाँ पर गुजरने के बाद यहाँ दो उंगलियां हैं तो इस तरफ दो उंगलियां और एक अंगूठा आ जाता है। इसी तरह से ये एक और स्ट्रक्चर है कि जब आप इस स्ट्रक्चर में से अगर आप गुजारें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड छोटा साइन है और एक ब्लू कलर का छोटा साइन, जबकि यहाँ एक रेड कलर का बड़ा साइन है, फिर एक वाइट है, फिर एक ब्लू है। तो यानी इस तरह से डिवाइड होकर अब ये जो इसका लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की बराबर नहीं आ रहा। तो अगर किसी चीज़ को हम बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करें और उसका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो या राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वही कायरल होते हैं। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वही कायरल होते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंपाउंड्स की, उससे आप लोगों को बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एक में लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक में लिखा है नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अच्छा, अब आप लोग थोड़ा ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड की एग्जाम्पल है कि ये मॉलिक्यूल एक आयरल है। ठीक है, ये जो एक आयरल है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एक आयरल है। किस तरह से कि यहाँ पर एक कार्बन है जिसपे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेंटर कार्बन, और इस कार्बन पर ऊपर CH3 लगा हुआ है और नीचे COOH लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको हमने मॉलिक्यूल के हिसाब से बनाया है इसको, और CH3, CH2, और ये हमारे पास COOH आ गया। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए, जब हमने इसको लाइन को गुजारा, इसको जब हमने बीच से दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको यानी यहाँ से हमने लाइन खींची, तो अगर हम देखें तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बिल्कुल बराबर आ रही है, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से डिवाइड करने पर, ठीक है, या बीच से विभाजित अथवा बीच से भी डिवाइड करने पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, ठीक है, इस तरह से गुजार लें, यानी ऊपर से नीचे गुजारें या लेफ्ट से राइट गुजार लें। अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे के बराबर हो या लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और ये मॉलिक्यूल्स एक आयरल होते हैं, और इन मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, और फिर इनके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकते। जो बुनियादी चीज़ क्या है कि इनके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकते, प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म नहीं हो सकते। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें लैक्टिक एसिड की मिसाल, जो हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको, कि इसी में उसने क्या किया है कि जब हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ OH लगाया, तो पहली जो शर्त थी कि ऐसा कार्बन यहाँ पर आ गया, कायरल कार्बन आ गया जिसमें चार मुख्तलिफ ग्रुप हैं, यानी OH, H, CH3, COOH। एक तो कायरल कार्बन आ गया। अब कायरल कार्बन आने के बाद जब हमने इसमें से प्लेन को पास किया, हमने कहा हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, तो हमने देखा कि बिल्कुल सेम इसी एग्जाम्पल से कि जब हमने पास किया तो हमने देखा कि पूरा तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट, अब यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H है। तो अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट के, या जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट के इक्विवेलेंट नहीं रहा, तो अब हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन पोलर को रोटेट करेगा, और इसके फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, यानी प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है, और किस तरह से एक मॉलिक्यूल कायरल होगा और एक मॉलिक्यूल एकायरल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे कुछ डेफिनेशंस और ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि जब हम किसी कायरल मॉलिक्यूल को, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता हो, तो जब हम किसी कायरल मॉलिक्यूल में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलर लाइट को या तो राइट की तरफ रोटेट करेगा या लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, तो वो कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इस फिनोमेना को, इस होने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, जब पास किया तो उस मॉलिक्यूल ने लेफ्ट या राइट की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। और ये जो प्रोसेस हुआ है लेफ्ट और राइट पर रोटेट होने वाला, ये प्रोसेस कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन है, आमतौर पर आती है, इसको हमें ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन, यानी जब कोई मॉलिक्यूल कि कितना उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया था, एक्सटेंट ऑफ लाइट रोटेशन, यानी कितने डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने डिग्री मॉलिक्यूल जो है उसको रोटेशन किया, मॉलिक्यूल ने लाइट को रोटेट किया, जितने डिग्री मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को रोटेट करता है, इसलिए लिखा था एक्सटेंट ऑफ लाइट रोटेशन ऑब्जर्व्ड इन पोलरीमीटर इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। एक सिंपल डेफिनेशन है। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है कि कोई मॉलिक्यूल जितना प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा वो ऑप्टिकल रोटेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करते हैं, वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, और उन मॉलिक्यूल को हम नेगेटिव साइन जो है करते हैं, जैसे हमने देखा था नेगेटिव लैक्टिक एसिड।
और इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट करते हैं, वो कहलाते हैं डेक्सो रोटेटरी, और वो जाहिर किए जाते हैं प्लस की साइन से। अच्छा नीचे चले, पहले हम नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या आपके सामने एक पूरा एक सोर्स दिखाया हुआ है कि पोलरीमीटर होता क्या है। बेसिकली पोलरीमीटर में एक लाइट सोर्स होती है, ये पोलरीमीटर का एक नक्शा है। पोलरीमीटर में एक लाइट सोर्स होती है, लाइट सोर्स से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में। अब ये जो आप देख रहे हैं एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, ये तीसरी डायरेक्शन है, ये चौथी डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो लाइट निकल रही है वो बहुत सारी डायरेक्शन में होती है। पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर ये करता है कि जब ये लाइट पास होती है तो वो सारी डायरेक्शंस को रोक लेता है और सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट को पास होने देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो लाइट है ना, ये वाली लाइट कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट, यानी इसको हमने एक प्लेन पर ले लिया। ठीक है, यहाँ जो लाइट थी वो बहुत सारी डायमेंशन पर थी, बहुत सारे प्लेन्स पर जो थी, लेकिन यहाँ जो लाइट है वो सिंगल प्लेन पर है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, और इसी की मदद से फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। तो हमने लाइट ली, लाइट को हमने पोलराइजर में से पास किया, पोलराइजर में से लाइट जो रेस थी वो एक प्लेन पर आना शुरू हो गई। और फिर जब ये जो लाइट की रेज हैं जब सैंपल में से पास होती है, अब यहाँ पर सोल्यूशन रखा हुआ है, लिखा है सैंपल ट्यूब कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ। तो अब जब हम इसको इस लाइट को इसमें से पास करते हैं तो वो फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो ये जो उसका एंगल होता है, जितना एंगल आता है वो हमें ऑब्जर्व होता है यहाँ पर। तो सिंपल याद रखें कि पोलरीमीटर क्या करता है कि लाइट पास करते हैं, और वो लाइट जब सोल्यूशन में से गुजरती है तो गुजरने के बाद राइट या लेफ्ट किसी तरफ भी रोटेट हो सकती है। तो ये पोलरीमीटर का एक खाका सा ज़रा यहाँ पर शो किया गया। अच्छा, जब हम प्लेन पर लाइट को पास करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन आती है, ऑप्टिकल रोटेशन फिर लाजमी बात है इसमें वही आता है कि अगर हम कंडीशन चेंज करें तो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऑप्टिकल रोटेशन को फिक्स करने के लिए हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन में हम कंडीशन फिक्स कर देते हैं। जब हम कंडीशन फिक्स करते हैं तो हर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक रोटेशन फिर एक फिक्स हो जाती है, यानी हर मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन तो शो करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन और मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करने पर ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। लेकिन जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। हर मॉलिक्यूल को हम पहचानेंगे उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की मदद से। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसी तरह से हर मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन भी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो कहीं कहीं पर सेम भी हो सकती है, जिस तरह लाखों में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उनकी ऑप्टिकल रोटेशन, लाखों में इंसान हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं सेम हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं तो तकरीबन हर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक रोटेशन दूसरे से मुख्तलिफ आती है। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन को हम जाहिर करते हैं अल्फा डी, यानी कंसंट्रेशन, और फिर ये डी, डी जो है ये जाहिर करता है सोडियम डी लैम्प को। ठीक है, ये जो डी जाहिर कर रहा है ये जाहिर कर रहा है सोडियम डी लैम्प। अब जब हम सोडियम डी लैम्प को इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी डिफाइन क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइंड एज the observed rotation when light is 589.6 नैनोमीटर, यानी जो हम सोडियम का लैंप इस्तेमाल करें उसमें ये लाइट मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ इज यूज, पाथ लेंथ, सेल की जो पाथ लेंथ है वो 1 डेसीमीटर हो। ठीक है, यानी जो हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 589.6 नैनोमीटर हो, सेल की पाथ लेंथ 1 हो, और सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो हम कहेंगे कि फिर हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। यानी यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन आ गई, यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ आ गई, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। यानी ये 1 डेसीमीटर क्यूब लेनी है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना है, और ये हमारे पास जो रोटेशन आएगी ये आएगी 589.6 सोडियम लैंप की। इस तरह से फिर हम ऑप्टिकल रोटेशन जो है उसको हम मालूम करते हैं, और फिर ये स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है।